नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव भार्गव के द्वारा। देखो, सेक्युलरिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कहती है किसी के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं हो सकता कि वो पर्टिकुलर रिलीजन से संबंध रखता है। मतलब धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बेसिक मूलभूत बात है सेक्युलरिज्म की। वैसे तो देखो, सेक्युलरिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेस्टेड आइडियोलॉजी है। वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो ठीक है। इसके अलावा टर्की का एक सेक्युलरिज्म का मॉडल है। कम्युनिस्ट कंट्रीज एक अलग से मॉडल फॉलो करते हैं। इंडिया का अलग से एक सेक्युलरिज्म का मॉडल है। और इंडिया में भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं कि आपका जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो सूडो सेक्युलरिज्म है। तो इस आर्टिकल में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे, सेक्युलरिज्म के विभिन्न मॉडल्स को भी जानेंगे और अंत में जानेंगे कि गांधी का जो मॉडल है सेक्युलरिज्म का वो हमारे देश के हिसाब से उपयुक्त क्यों है। लेकिन पहले हम सेक्युलरिज्म से संबंधित कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। सेक्युलरिज्म वर्ड दिया किसने? देखो, एक ब्रिटिश राइटर थे होलियोक, उनके द्वारा सेक्युलरिज्म वर्ड दिया गया था। उन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में 4 बातें बोली थी। पहली बात, स्टेट जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। स्टेट ना तो किसी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करे कि वो पर्टिकुलर धर्म से संबंध रखता है या फिर पर्टिकुलर धर्म के लोगों को प्रायोरिटी दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रिलीजन के मामले में स्टेट न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी बात, स्टेट को साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। जैसे हमारे देश के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर का जिक्र है। तीसरी बात होलियोक ने ये बोली थी कि स्टेट को रैशनैलिटी प्रमोट करनी चाहिए। जैसे देखो, हमारे देश में काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि महाभारत के समय वीडियो कॉलिंग हुआ करती थी। ये इरेशनल चीज़ें हैं, लॉजिक के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर नहीं हैं। तो स्टेट को सिर्फ और सिर्फ रैशनैलिटी प्रमोट करनी चाहिए, उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो लॉजिक के आधार पर हो, जो फैक्ट्स के आधार पर हों। चौथा पॉइंट होलियोक ने ये बोला था, स्टेट सेकुलर मोरालिटी को प्रमोट करें। मोरालिटी का कंसेप्ट देखो एथिक्स में आता है। मोरालिटी का मतलब होता है पर्सनल स्टैंडर्ड्स, जिसके बेस पर कोई पर्सन डिसाइड करता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है। तो सेकुलर मोरालिटी की बात बोली थी होलियोक ने। तो ये 4 बातें होलियोक, जो कि ब्रिटिश राइटर थे, उनके द्वारा बोली गई थी सेकुलरिज्म से संबंधित, और उन्होंने ही ये वर्ड दिया था सेकुलरिज्म। आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हम पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा सेकुलर हुए हैं या फिर कम सेकुलर हुए हैं? देखो, हम पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हुए हैं। आपको याद होगा, पहले तो गीता या फिर दूसरे धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ाया जाता था, उनकी शिक्षा दी जाती थी। आज तो मॉडर्न स्कूल्स हैं, साइंटिफिक टेम्पर आधारित शिक्षा दी जाती है स्कूल्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म आधारित जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। आज भी काफ़ी सारे मदरसा चलते हैं। पहले मनुस्मृति या फिर दूसरे धर्मों की जो कोड ऑफ कंडक्ट थी, जैसे शरीयत, ये सब लागू होती थी। लेकिन आज मॉडर्न स्टेट है, हमारे देश में संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब मॉडर्न कानून लागू होते हैं। मनुस्मृति, शरीयत, उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। पहले तो राजा ये भी बोल दिया करते थे, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए आप पर रूल कर रहा हूँ। राजा इसलिए करते थे ये सब चीज़ें क्योंकि लेजिटिमेसी हासिल कर सकें, जनता उनके रूल का विरोध ना करें। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं रेलेवेंट हैं। अब तो हमारे देश के संविधान का प्रीएम्बल है जिसमें हमने लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है हम भारत का निर्माण करेंगे, ये हमारा संविधान होगा और इस भारत का हम निर्माण करेंगे। धर्म के आधार पर इंडिया की लेजिटिमेसी नहीं है, हमारा अपना संविधान है। हम सब ने मिल के संविधान बनाया है, वो बात अलग है। डायरेक्टली हमने संविधान नहीं बनाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने संविधान बनाया। तो पॉइंट ये है, हम पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा सेकुलर हुए हैं। देखो, इन स्लाइड्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज के आर्टिकल में पॉइंट्स तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम सेकुलरिज्म को थोड़ा डीप से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए
स्लाइड में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आप नोट डाउन कर सकते हो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी देश में अगर देखो दो चीज़ें होती हैं तो उस देश को आप सेकुलर नहीं कह सकते। अगर रिलीजियस लीडर्स का किसी देश की गवर्नेंस में इंटरफेरेंस होता है तो उस देश को आप सेकुलर नहीं कह सकते। आप मुझे एक बात बताइए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनी, वो रिलीजियस लीडर हैं, उनका इंटरफेरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा ईरान की गवर्नेंस में। बहुत सारे इश्यूज़ पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता उनकी अनुमति के बिना। तो क्या ईरान सेकुलर कंट्री है? बिल्कुल नहीं, ईरान एक सेकुलर कंट्री नहीं है। तो अगर किसी देश की गवर्नेंस में उस देश के रिलीजियस लीडर्स का इंटरफेरेंस होता है तो उस देश को आप सेकुलर नहीं कह सकते। दूसरा, अगर किसी देश ने पर्टिकुलर धर्म को अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया है तो उस देश को आप सेकुलर कंट्री नहीं कह सकते। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या ये सेकुलर कंट्रीज हैं? नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस्लाम को अपना रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये सेकुलर कंट्रीज नहीं हैं। मतलब वो देश जहां पे रिलीजियस लीडर्स का इंटरफेरेंस होता हो या फिर उस देश ने किसी पर्टिकुलर धर्म को अपना नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया हो, उन देशों को आप सेकुलर कंट्रीज नहीं कह सकते। अब बात करते हैं सेकुलरिज्म के विभिन्न मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले है देखो वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल। देखो वेस्टर्न कंट्रीज खास करके यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन है धर्म और पॉलिटिक्स के बीच में। धर्म पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और पॉलिटिक्स यानी स्टेट धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे देखो हमारे देश में सबरीमाला का इशू हुआ, हाजी अली दरगाह का इशू हुआ, ट्रिपल तलाक का मामला था, सब पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई और सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ स्टेट। लेकिन ये सब चीज़ें यूएसए में होती तो शायद यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इन मसलों पर अपनी जजमेंट नहीं देता, वो ये कह के छोड़ देता कि भैया ये धर्म के इंटरनल इश्यूज हैं और हमारे यहाँ पर सेकुलरिज्म है, स्टेट धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। तो वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन है। वैसे देखो वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रांस का थोड़ा सा अपना अलग सा मॉडल है, यूके का अलग सा मॉडल है। फ्रांस के मॉडल की खास बात ये है, वो तो ये बोलते हैं कि आप रिलीजियस आइडेंटिटी को प्राइवेट स्फीयर में रखो, पब्लिक स्फीयर में लेकर ही ना आओ। जैसे फ्रांस में पगड़ी यानी टर्बन, बुर्का, ये सब पहनने की आज़ादी नहीं है पब्लिक स्पेस में। वो बोलते हैं रिलीजन को आप घर पर छोड़कर आओ। और यूके के सेकुलरिज्म के मॉडल को तो कुछ एक्सपर्ट्स सूडो सेकुलरिज्म का मॉडल बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि चर्च को पैसा दिया जाता है, चर्च को फंड्स अवेलेबल करवाए जाते हैं यूके की सरकार के द्वारा, जबकि दूसरे धर्मों के जो संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, उनको पैसा नहीं उपलब्ध कराया जाता है। तो यूके का जो सेकुलरिज्म मॉडल है वो सूडो सेकुलरिज्म मॉडल है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जाता है। तो ये हमने बात की वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलरिज्म के मॉडल के बारे में। अब देखो टर्की के सेकुलरिज्म के मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। कमल पाशा जिन्होंने रूल किया था टर्की में ओटोमन एम्पायर के डिसएम्पावर होने के बाद, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की हार गया था क्योंकि टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था और जर्मनी ये सब युद्ध हार गए थे। जीत किसकी हुई थी? यूके, फ्रांस, इन देशों की जीत हुई थी। तो ओटोमन एम्पायर को टुकड़ों में बांट दिया गया था। टर्की में रूल आया था कमल पाशा का। उन्होंने देखो क्या किया, धर्म को एक्टिवली सप्रेस करने की कोशिश की। मतलब उनका जो सेकुलरिज्म का मॉडल था वो अलग तरह का था। उन्होंने बल्कि ये इंश्योर किया कि स्टेट जो है वो एक्टिव भूमिका निभाएगा ताकि रिलीजन को सप्रेस किया जा सके। जैसे पहले वहां पे इस्लामिक कैलेंडर को माना जाता था, लेकिन कमल पाशा के कार्यकाल में ग्रिगोरियन कैलेंडर को माना जाने लगा। पहले शुक्रवार की छुट्टी होती थी, लेकिन उन्होंने संडे की छुट्टी करवा दी। मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, उससे भी वो एक कदम आगे बढ़ गए। वो बोलते हैं स्टेट इंटरफेयर करेगा और रिलीजन को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये टर्की का मॉडल था। अब बात करते हैं इंडिया के मॉडल की। वैसे इंडिया के मॉडल डिस्कस करने से पहले आप कम्युनिस्ट कंट्रीज का मॉडल भी डिस्कस कर सकते हो। कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, यहां पर रिलीजन, गॉड, इन सब को माना नहीं जाता है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो होते हैं वो कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते हैं और कार्ल मार्क्स कहा करते थे रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासिस। मतलब रिलीजन जो है वो वर्किंग क्लास के लोगों को नशा देने के लिए है, एक नशे का काम करता है रिलीजन। वैसे वर्किंग क्लास के लोग बहुत दुखी होते हैं,
पूंजीपति क्लास के लोगों से, यानी बुर्जुआ लोगों से, कैपिटलिस्ट लोगों से, और वो रेवोल्यूशन ना लेकर आ जाएं, क्रांति ना कर दें बुर्जुआ क्लास के रूल के अगेंस्ट। इसीलिए वर्किंग क्लास के लोगों को रिलीजन का नशा दिया जाता है ताकि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भूल जाएं, एक्सप्लॉयटेशन को भूल जाएं। इसीलिए मार्क्स बोलते हैं रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासिस। जैसे ओपियम से नशा होता है उसी प्रकार से रिलीजन से नशा होता है और पर्सन्स अपनी सिचुएशन को भूल जाते हैं। तो ये था कम्युनिस्ट कंट्रीज का मॉडल। और अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया का मॉडल। देखो, इंडिया का सेकुलरिज्म का जो मॉडल है वो प्रिंसिपल डिस्टेंस का मॉडल है। मतलब स्टेट जो है वो सभी रिलीजन से दूरी बनाकर रखेगा, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आवश्यकता पड़ने पर स्टेट जो है वो धर्म के अंदर इंटरफेयर कर सकता है। और ये आवश्यकता कब पड़ती है? जब देखो किसी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, मतलब किसी धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तब प्रिंसिपल इंटरवेंशन की जा सकती है स्टेट के द्वारा। या फिर धर्म के अंदर भी कुछ लोगों को के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तब भी स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। या फिर कोई रिलीजियस वैल्यू जो है वो सोसाइटी की प्रोग्रेस में बाधा है, तब भी स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया जा सकता है। इन तीन चीजों को अब मैं डिटेल से बताता हूं। जैसे देखो, हमारे देश में आपको पता है देश के संविधान में ग्रुप राइट्स हैं। आर्टिकल 25, 26, 23, 28, उसके बाद 29, 30, ये ग्रुप राइट्स हैं ताकि किसी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इंटर रिलीजियस पैरिटी मेंटेन रखने के लिए ये ग्रुप राइट्स काम आते हैं। मतलब सभी धर्म इक्वल हों और किसी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देखो, हमारे संविधान में ग्रुप राइट्स का प्रोविजन किया गया है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के संविधान में इंडिविजुअल राइट्स की बात कही गई है। दूसरी चीज, जैसे देखो सबरीमाला टेम्पल इशू में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हिंदू धर्म के अंदर, उसी प्रकार से हाजी अली दरगाह में महिलाओं को नहीं एंटर करने दिया जा रहा था, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के द्वारा इंटरवेंशन किया गया ताकि धर्म के अंदर भी अगर कुछ अत्याचार हो रहा हो किसी के साथ तो उसे एड्रेस किया जाए। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी, तो इसको भी एड्रेस किया जा चुका है। स्टेट समय समय पर इंटरवेंशन करता है अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। और तीसरी जो बात थी, कोई रिलीजियस वैल्यू अगर सोसाइटी के प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट करती है। अब यही मान लीजिए कि आज का जो समय है वो जेंडर पैरिटी का समय है, लेकिन रिलीजियस वैल्यू जो है वो जेंडर पैरिटी में आड़े आ रही है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, इसलिए स्टेट ने इंटरवेंशन किया। मतलब इंडिया का जो मॉडल है सेकुलरिज्म का, वो देखो प्रिंसिपल डिस्टेंस का है। वैसे तो स्टेट प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा सभी धर्मों से, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर स्टेट जरूर इंटरवेंशन करेगा। इंटर रिलीजियस पैरिटी मेंटेन करने के लिए, इंट्रा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, या फिर सोसाइटी की प्रोग्रेस में कोई रिलीजियस वैल्यू आड़े आ रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये हमने इंडिया के सेकुलरिज्म के मॉडल को डिस्कस किया जो हमारे संविधान में है। अब लास्ट में देखो एक गांधी का सेकुलरिज्म का मॉडल है। गांधी जी का सेकुलरिज्म का मॉडल देखो सिंपल है। सभी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं पर्टिकुलर टेरिटरी में, जैसे हमारे देश में काफ़ी सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो मिलजुल के रहें बिना किसी वैर भाव के। ये पीपल डिपेंडेंट नोशन है। गांधी जी का आइडिया ये था, वैसे तो देखो सभी कम्युनिटीज़ मिलजुल के रहेंगी ही, लेकिन अगर कल को टेंशन क्रिएट होती है विभिन्न कम्युनिटीज के बीच, तो स्टेट इंटरवेंशन करे सोशल फैब्रिक मेंटेन रखने के लिए, ताकि जो टेंशन्स क्रिएट हो गई हैं विभिन्न धर्मों के बीच, जो मिसकम्युनिकेशन हो गया है, उसे एड्रेस किया जाए। तो ये गांधी का सिंपल सेकुलरिज्म का मॉडल था। किसी एक कम्युनिटी को आप आइसोलेट मत कीजिए, एलिनेट मत कीजिए, सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहें पर्टिकुलर टेरिटरी में। सभी धर्म के लोग दूसरे धर्मों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। गांधी जी देखो देश की डाइवर्सिटी से भली भांति से परिचित थे। वो इस बात को समझते थे कि रिलीजन को हमारे देश से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो यही है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहें एक साथ। इसके अलावा वैसे आर्टिकल में एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात भी कही जाती है। हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सूडो सेकुलरिज्म को अपनाती हैं। उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ पावर पर काबिज होना, और इसके लिए वो दंगे भी करवा सकते हैं। इसके लिए वो लोगों को
धर्म की आइडेंटिटी के आधार पर बांट भी सकते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन हो। बात किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। इस पूरे इशू में सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपना अपना फायदा देखती हैं कि कैसे कौन से इशू पर उन्हें ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, कैसे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। तो ये जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है, इस मॉडल ने देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया को जिस चीज़ ने इंडिया बनाया है, जैसे इंडिया में पब्लिक एटिकेट्स, सिविलिटी, रिफाइनमेंट्स, मतलब इंडिया के कल्चर में ये सब जो चीज़ें हैं उनमें सभी धर्मों का रोल है, मतलब सिर्फ एक धर्म का रोल नहीं है। इंडिया के कल्चर के डेवलपमेंट में सभी धर्मों का रोल रहा है। जैसे कव्वाली, गजल, ये देखो आज भजन का पार्ट है। हिंदी फिल्मों में ग्रेटेस्ट भजन गाए गए हैं साहिर लुधियानवी के द्वारा, जावेद अख्तर के द्वारा, मतलब लिखे इनके द्वारा गए हैं और गाए गए हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर इनके द्वारा, और कंपोजिशन नौशाद और AR रहमान इन म्यूजिशियन ने किया है। तो कहने का मतलब यही है कि आज इंडिया जो इंडिया है वो देखो किसी एक धर्म की वजह से नहीं है, उसमें सभी धर्मों का कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमारा जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है जिसमें हमें सभी धर्मों के रोल को रिकॉग्नाइज करना होगा और सभी लोगों को टॉलरेशन डेवलप करनी होगी दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति, ताकि गांधी जी का सेकुलरिज्म का जो मॉडल है, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इंडिया में रहें बिना किसी वैर भाव के, उस मॉडल को जीवंत किया जा सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।